इनपुट्स को मैनेज करना समझेंगे। ये प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस करो, बैच मैनेजमेंट प्रैक्टिस करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप समझते हैं फॉर्म हैंडलिंग, यानी रिएक्ट में आप फॉर्म्स को कैसे हैंडल करते हैं। वी हैव app.jsx हेयर, फोल्डर ऑलरेडी बन के तैयार है, एंड वी हैव index.css हेयर, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर मैं यहां पर जाके कहूंगा npm, सही कमांड लिखना, गलत कमांड लिखोगे नहीं चलेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सिंपल ऐप यहाँ पर दिखाई देता है। अब आपको पता है फॉर्म क्या होता है। फॉर्म बेसिकली फॉर्म फॉर्म मतलब फॉर्म होता है, दैट्स इट, है ना। तो यहाँ पर जाके मैं फॉर्म टैग बनाता हूँ। एक्शन का काम अभी नहीं है हमको, तो एक्शन को हटा देंगे। यहाँ पर नहीं चलेगा। तो ये JSX हेयर फोल्डर। तो आप समझते हैं फॉर्म हैंडलिंग, यानी रिएक्ट में आप फॉर्म्स को कैसे हैंडल करते हैं। वी हैव app.jsx हेयर, फोल्डर ऑलरेडी बन के तैयार है, एंड वी हैव index.css हेयर, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर मैं यहां पर जाके कहूंगा npm, सही कमांड लिखना, गलत कमांड लिखोगे नहीं चलेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सिंपल ऐप यहाँ पर दिखाई देता है। अब आपको पता है फॉर्म क्या होता है। फॉर्म बेसिकली फॉर्म फॉर्म मतलब फॉर्म होता है, दैट्स इट, है ना। तो यहाँ पर जाके मैं फॉर्म टैग बनाता हूँ। एक्शन का काम अभी नहीं है हमको, तो एक्शन को हटा देंगे। यहाँ पर फॉर्म बन के तैयार है। वी हैव इनपुट हेयर, इनपुट के अंदर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो अभी इनपुट दिखाई दे रहा होगा। वी हैव अनदर इनपुट हेयर, उसके अंदर भी जो चाहे आप वो लिख सकते हैं, एंड वी हैव बटन हेयर। तो सिंपल सा मैंने एक फॉर्म बनाया है, कुछ और इसमें अलग तो मैंने किया नहीं है। यहाँ पर एक इनपुट है, यहाँ पर एक मेरे पास बटन है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक इनपुट बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ, लेकिन सही कमांड लिखना, गलत कमांड लिखोगे नहीं चलेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सिंपल ऐप यहाँ पर दिखाई देता है। अब आपको पता है फॉर्म क्या होता है। फॉर्म बेसिकली फॉर्म फॉर्म मतलब फॉर्म होता है, दैट्स इट, है ना। तो यहाँ पर जाके मैं फॉर्म टैग बनाता हूँ। एक्शन का काम अभी नहीं है हमको, तो एक्शन को हटा। अब आपको पता है फॉर्म क्या होता है। फॉर्म बेसिकली ऐसा दिखाई देगा, सही कमांड लिखना, गलत कमांड लिखोगे नहीं चलेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सिंपल ऐप यहाँ पर दिखाई देता है। अब आपको पता है फॉर्म क्या होता है। फॉर्म बेसिकली फॉर्म फॉर्म मतलब फॉर्म होता है, दैट्स इट, है ना। तो यहाँ पर जाके मैं फॉर्म टैग बनाता हूँ। एक्शन का काम अभी नहीं है हमको, तो एक्शन को हटा देंगे। यहाँ पर फॉर्म बन के तैयार है। वी हैव इनपुट हेयर, इनपुट के अंदर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो अभी इनपुट दिखाई दे रहा होगा। वी हैव अनदर इनपुट हमको, तो एक्शन, तो यहाँ पर जाके मैं फॉर्म टैग बनाता हूँ। एक्शन का काम अभी नहीं है हमको, तो एक्शन को हटा देंगे। यहाँ पर फॉर्म बन के तैयार है। वी हैव इनपुट हेयर, इनपुट के अंदर यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो अभी इनपुट दिखाई दे रहा होगा। वी हैव अनदर इनपुट हेयर, उसके अंदर भी जो चाहे आप वो लिख सकते हैं, एंड वी हैव बटन हेयर। तो सिंपल सा मैंने एक फॉर्म बनाया है, कुछ और इसमें अलग तो मैंने किया नहीं है। यहाँ पर एक इनपुट है, यहाँ पर एक मेरे पास बटन है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक इनपुट बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ, टाइप तो मैं टेक्स्ट रखूंगा ही, साथ में मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम। अब एंटर योर नेम करके मेरा एक इनपुट बन के तैयार है, एंड हेयर वी हैव अ बटन जिसके अंदर मैं लिखा हूँ सबमिट। सिंपल, बढ़िया। अब यहाँ पर जाके हम एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर जाके हम कहेंगे कि जो भी मेरा इनपुट है और जो भी मेरी बटन है, दोनों को एक बार में टारगेट कर लिया। पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल 20 पिक्सल, तो दोनों पे सेम एक बार में अप्लाई हो गई। मैंने दे दिया है मार्जिन 10 पिक्सल्स का, तो थोड़ा सा गैप बन जाएगा। एंड हल्का सा फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा लिया, मान लेते हैं मैंने 15 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ हल्का सा फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा लिया, मान लेते हैं मैंने 15 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पर कंसोल की जरूरत पड़ने वाली है। ऑब्वियसली मैं कंसोल भी खोल के रखा हुआ हूँ। चलिए, तो आप लोग मुझे पता है ये बना लेंगे, कोई परेशानी इसमें आप लोगों को भी नहीं आने वाली। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, साथ में लिख के मैं जैसे सबमिट दबाऊंगा, पेज रिलोड हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपने को भी पता है, बेसिक सा फॉर्म बना हुआ है, आप लोग फॉर्म बनाना ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, एचटीएमएल तो पढ़ के आए होगे, ऐसे तो आ नहीं गए तुम लोग रिएक्ट पढ़ने मुंह उठा के, थोड़ा तो एचटीएमएल पढ़ा ही होगा, है ना भाइयों। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब फॉर्म को हैंडल कैसे किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है, यानी कि टेक्निकली आप समझा जाए तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी लिखता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर दबाता हूँ सबमिट, तो पेज हो जा रहा है रीलोड। और हम काम कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड रहता ही तब तक है जब तक पेज रीलोड ना हो। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, समझना।
प्रॉब्लम तो समझ आ गई है, थोड़ा-सा और उसको समझते हैं। लेट्स सपोज़ मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सबमिट हैंडलर। क्या नाम रख रहा हूँ? सबमिट हैंडलर। एंड मैंने यहाँ पर जाके एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया है। मैंने यहाँ पर लॉग कर लिया फॉर्म सबमिटेड। एज़ यू कैन सी यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ और लिखने के बाद मैं जैसे ही सबमिट दबाता हूँ, सी यहाँ पर फॉर्म सबमिटेड। एज़ यू कैन सी यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ और लिखने के बाद मैं जैसे ही सबमिट दबाता हूँ, कुछ नहीं हुआ, पेज रीलोड हो गया क्योंकि सबमिट हैंडलर आपने कॉल नहीं किया। अब देखो यार, जैसे बटन पर क्लिक करते हैं, इनपुट में चेंजेस करते हैं, वैसे ही फॉर्म को करते हैं सबमिट। तो मैं फॉर्म पर एक इवेंट लगा रहा हूँ जिसका नाम है ऑन सबमिट। कौन सा इवेंट है? ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पर क्या होगा? सबमिट हैंडलर चलेगा। कितना आसान है। नहीं हुआ, पेज रीलोड हो गया क्योंकि सबमिट हैंडलर आपने कॉल नहीं किया। अब देखो यार, जैसे बटन पर क्लिक करते हैं, इनपुट में चेंजेस करते हैं, वैसे ही फॉर्म को करते हैं सबमिट। तो मैं फॉर्म पर एक इवेंट लगा रहा हूँ जिसका नाम है ऑन सबमिट। कौन सा इवेंट है? ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पर क्या होगा? सबमिट हैंडलर चलेगा। कितना आसान है। फॉर्म पर आपने लगाया ऑन सबमिट पर क्या होगा? सबमिट हैंडलर चलेगा। अब जब सबमिट हैंडलर चलेगा तो ये वाली चीजें चलनी चाहिए। कंसोल पर मुझे फॉर्म सबमिटेड दिखाई देना चाहिए। देखना दिखाई देगा क्या? दिखाई दिया था। कितना आसान है। फॉर्म पर मैंने ऑन सबमिट लगाया, यानी जब सबमिट होगा तो सबमिट हैंडलर चलेगा। कंसोल पर फॉर्म सबमिटेड दिखाई देगा। दिखाई दिया था। देखना यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से दिखेगा दिखेगा। काफी माइक्रो सेकंड्स के लिए यहाँ पर हमको दिखाई देता है। प्रॉब्लम क्या है ना, कंसोल पर फॉर्म सबमिट तो आ रहा है, फॉर्म तो सबमिट हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि फॉर्म का एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। मतलब जैसे फॉर्म जो होता है उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, जब भी उसे कोई सबमिट करता है तो पेज हो जाता है रीलोड। हम चाहते हैं कि फॉर्म का इस डिफॉल्ट बिहेवियर को हम प्रिवेंट कर लें। आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं फॉर्म का इस डिफॉल्ट बिहेवियर को हम प्रिवेंट कर लें। आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये चाहता हूं कि फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, जब भी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो पेज हो जाता है रीलोड। सबका अपना अपना डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना यार। जैसे एक ए टैग करके होता है टैग, जिसमें एंकर टैग होता है, जिस पर हाइपरलिंक्स लिखते हैं, तो उस पे जब अपन क्लिक करते हैं तो वो हमें नए पेज पे ओपन करके ले जाता है या फिर न्यू टैब में लेके चला जाता है। तो वो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, हाँ या ना? वैसे हम चाहते हैं हमारे फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जब सबमिट हो रहा है, जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा है तो पेज हो जा रहा है रीलोड, हम चाहते हैं उसको प्रिवेंट करना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ध्यान से यहां पर जाके आपने लिखा ऑन सबमिट पर आपने सबमिट हैंडल चला दिया। इसको डायरेक्टली चलाने की जगह मैं यहां पर जाके एक फंक्शन बना रहा हूं और उसके अंदर यहां पर जाके इसको चला रहा हूं। बेसिक सा मैंने एक फंक्शन बनाया, आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं। अब मैंने यहां पर सबमिट हैंडलर के आगे ब्रैकेट्स लगा दिया। अब जब मैंने इसको एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो मैं इसके आगे ब्रैकेट ब्रैकेट्स लगा सकता हूं। ये तो मैंने आपको बताया था। अभी भी सेम काम होगा। फॉर्म सबमिट दिखेगा तो कंसोल पर काफी माइक्रो सेकंड्स के लिए दिखेगा, भरोसा रखो दिख रहा है। लेकिन पेज रीलोड हो जा रहा है तो समझ नहीं आ रहा, तो अब करने क्या वाले हम इस फॉर्म का सबमिट होने पे डिफॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट करने वाले हैं। तो आप क्या करिए, जब यहां पर आपने बनाया था यहां पर कोई भी वेरिएबल पास कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ई लिखना हो ई लिख दो, एलएम लिखना हो एलएम लिख दो, चाचा लिखना हो चाचा लिख दो। चाचा मत लिखना, अच्छा नहीं लगेगा। ई अकेला लिख देना। ई पास करा यहां पर भी ई पास करा। अब जब यहां पे मैंने ई पास करा है इसमें, तो वही ई यहां पर रिसीव करूंगा और मैं एक मेथड लिखूंगा, उसका नाम है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जब आपने लिखा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, याद रखना सजेशन नहीं आएगा, स्पेलिंग सही लिखना, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ऐसा कैमल केस में प्लीज स्पेलिंग सही लिखना। जब आप ये लिखते हैं तो होता क्या है, आपके फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है हम उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। तो जब आप यहां पर जाके कुछ भी लिखेंगे और आप दबाएंगे सबमिट, तो फॉर्म सबमिटेड देखा ये लिखते हैं
हैं तो होता क्या है, आपके फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है हम उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर जाके कुछ भी लिखेंगे और आप दबाएँगे सबमिट, तो फॉर्म सबमिटेड दिखा कंसोल पर। लेकिन पेज रीलोड नहीं हुआ। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? मतलब फॉर्म सबमिट हो रहा है लेकिन उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पर नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने फॉर्म के अंदर सबमिट हैंडल लगाया था और उसपे आपने जाके लिख दिया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो आपने क्या करा? आपने फॉर्म को हैंडल कर लिया है अच्छी तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं? हम इनपुट्स को हैंडल करने वाले हैं ऑब्वियसली। तो फॉर्म हैंडलिंग मुझे लगता है समझ आ गई होगी। हम चल के इनपुट्स को मैनेज करते हैं, यानी कि जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको देखते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है एग्ज़ैक्टली। क्योंकि अब अगर समझा जाए टेक्निकली, तो मैं वापस से आपको वही सेम चीज़ पे लेके जाऊँगा। बहुत-बहुत बार ये फेस करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अभी हो क्या रहा है ना, जब आप इनपुट के अंदर यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर आप जब भी कुछ भी टाइप कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हमें यही तो नहीं करना। हमें रिएक्ट से बोलना है। मतलब कि मैं यहाँ पर इनपुट पर जो लिखना चाहता हूँ, मैं खुद से नहीं लिख सकता। मुझे रिएक्ट से बोलना पड़ेगा ये करने के लिए। तो हियर कम्स अ कांसेप्ट नोन एज़ टू वे बाइंडिंग। इनपुट्स को मैनेज करने के लिए। क्या नाम है कांसेप्ट का? टू वे बाइंडिंग। तो पहले फॉर्म को हैंडल करो जल्दी से फटाफट। ये तो फॉर्म हैंडलिंग मैंने बताई आपको, इसको करो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है रिएक्ट का। प्रिवेंट डिफॉल्ट कर लो जिससे कि प्रिवेंट हो जाए और फिर उसके बाद हम टू वे बाइंडिंग समझते हैं। चलो लेट्स गो। तो चलो समझते हैं टू वे बाइंडिंग। यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है और app.jsx में मैं
मैं सब कुछ शुरुआत से लिखने नहीं वाला हूँ, मैं पुराना वाले कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड फॉर्म एंडिंग के अंदर मैंने थोड़ी सी CSS भी लिखी थी शायद, या मैं उस CSS को भी यहाँ से कॉपी करूँगा एंड हमारे इस फोल्डर के अंदर जाके इसको बंद करने दो पहले तो। इस फोल्डर के अंदर जाके index.css में पुरानी CSS पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं कहूँगा पहले तो क्लियर एंड फिर कहूँगा npm run dev। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, मतलब सिंपल सा फॉर्म है। अब मैंने ऑलरेडी एक कोड लिख दिया है जो कि था, यहाँ पर आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, मतलब सिंपल सा फॉर्म है। अब मैंने ऑलरेडी एक कोड लिख दिया जो कि था फॉर्म हैंडलिंग का कोड, यानी कि फॉर्म को कैसे हैंडल करेंगे, फॉर्म के सबमिशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर जाके आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, सबमिट करना चाहें सबमिट कर सकते हैं, पेज रिलोड नहीं होगा। लेकिन कोड यानी कि आप फॉर्म को कैसे हैंडल करेंगे, फॉर्म के सबमिशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर जाके आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, सबमिट करना चाहें सबमिट कर सकते हैं, पेज रिलोड नहीं होगा। लेकिन अब हमें करना है टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग को अगर मैं अपनी भाषा में, आसान भाषा में समझाऊं तो इट इज बेसिकली या एक तीर से दो निशाने, मतलब आप एक तीर चलाते हैं और दो निशाने हो जाते हैं। बताता हूं कैसे। आप यहाँ पर इनपुट के अंदर जो लिखना चाह रहे हैं वो आप डायरेक्टली कुछ नहीं लिखते, सिखाता हूं कैसे। यहाँ पर जाके आप बनाते हैं यूज स्टेट स्निपेट। पहले तो यूज, आप यहाँ पर इनपुट के अंदर जो लिखना चाह रहे हैं वो आप डायरेक्टली खुद से नहीं लिखते, सिखाता हूं कैसे। यहाँ पर जाके आप बनाते हैं यूज स्टेट स्निपेट। पहले तो यूज स्टेट को इंपोर्ट करना और यूज स्टेट स्निपेट लिखना। यहाँ पर जाके मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, या फिर मैंने लिख दिया, मान लेते हैं नेम भी लिख सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइटल। चलो टाइटल लिख देते हैं। एंड टाइटल की इनिशियल वैल्यू दे दी मैंने, मान लेते हैं खाली स्ट्रिंग, सिंपल। कोई परेशानी नहीं है। टाइटल की इनिशियल वैल्यू क्या है, खाली स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक टाइटल नाम का वेरिएबल है, ये सेट टाइटल उसकी वैल्यू को सेट करने का काम करेगा और इनिशियल वैल्यू है खाली स्ट्रिंग, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इनपुट पर हम वापस आए और समझे इनपुट के अंदर क्या क्या है। तो टाइप नाम की चीज होती है जो कि बताता है किस टाइप का इनपुट होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है, क्या होने वाला है। एंटर योर नेम दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पर अपने को यूजर नाम लिखेगा, प्लेस होल्डर है, जब तक कुछ नहीं दिख रहा तब तक यहाँ पर एंटर योर नेम दिखेगा, जब लिखना चालू करोगे तो हट जाएगा। जब इनपुट के अंदर हम कुछ लिखते हैं तो वहां पर एक इवेंट चलता है, उसका नाम है ऑन चेंज, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। मैं यहाँ पर एंटर टाइप नाम की चीज होती है जो कि बताता है किस टाइप का इनपुट होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है, क्या होने वाला है। एंटर योर नेम दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पर अपने को यूजर नाम लिखेगा, प्लेस होल्डर है, जब तक कुछ नहीं दिख रहा तब तक यहाँ पर एंटर योर नेम दिखेगा, जब लिखना चालू करोगे तो हट जाएगा। जब इनपुट के अंदर हम कुछ लिखते हैं तो वहां पर एक इवेंट चलता है, उसका नाम है ऑन चेंज, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। मैं स्नूज कर देता हूं पहले तो इसको। मैंने कहा ऑन चेंज। अब ऑन चेंज पर क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ऑन चेंज पर मुझे यहां पर चलता हुआ दिखाई देगा एक फंक्शन, जिसमें मैंने लिखा है इनपुटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं बाय द वे अपन। तो यहाँ इनपुटिंग कुछ भी लिख सकते हैं बाय द वे अपन। तो यहाँ पर जाकर मैं लिखना शुरू करा SARTHAK। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होता हुआ दिख रहा है आपको, इनपुटिंग। दैट्स इट, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, देखो सुनो। आपको क्या लिखना था, आपको लिखना था ऑन चेंज, एंड ऑन चेंज पे आपको ये चलता हुआ दिखाई देगा।
ऑन चेंज पर यहाँ पर जाके आपने एक फंक्शन बनाया है और यहाँ पर जब भी आप इनपुट के अंदर कोई भी चेंज करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर मान लेते हैं कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको चेंज कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर लिख दिया राइटिंग मान लेते हैं इस बार, है ना? तो जब आप कुछ भी लिखेंगे तो राइटिंग प्रिंट होगा। आ रहा है समझ में? अगर मैं यहाँ पर जाके एक ई नाम के वेरिएबल को निकालूं और अगर मैं ई नाम के वेरिएबल को देखूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं जब एस लिखता हूं तो, और अगर मैं ई नाम के वेरिएबल को देखूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं जब एस लिखता हूं तो मुझे एक इवेंट मिला, ए लिखता हूं तो मुझे इवेंट मिला, और जब मैं यहाँ पर जाके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आप इवेंट की डिटेल्स देख सकते हैं मिला, और जब मैं यहाँ पर जाके देखूंगा तो मुझे ई नाम के वेरिएबल को निकालूं और अगर मैं ई नाम के वेरिएबल को देखूं तो मुझे एक ई नाम के वेरिएबल को निकालूं और अगर मैं ई नाम के वेरिएबल को देखूं
हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं जब एस लिखता हूँ तो मुझे एक इवेंट मिला, ए लिखता हूँ तो मुझे इवेंट मिला, और जब मैं यहाँ पर जाके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आप इवेंट की डिटेल्स देख सकते हैं। अगर मैं देखूंगा ई डॉट टारगेट तो मुझे यहाँ पर टारगेट इवेंट मिलेगा, तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैं इनपुट में लिख रहा हूँ। और अगर आप वैल्यू चेक करना चाहते हैं उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज लिखी है आपने, तो यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब इनपुट के अंदर हम जब भी कुछ भी लिखेंगे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। नहीं आया समझ? लेट मी रीलोड इट। व्हेनेवर आई राइट समथिंग हियर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। समझ आया कैसे हुआ ये? अब जब ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है तो मतलब आपने जब पहली बार लिखा तो ऐसा, दूसरी बार ए आर टी एच ए के जो भी आप वैल्यू वहां पर लिख रहे हैं, जब जब आप वहां पर चेंजेस कर रहे हैं उसकी करंट की वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। क्या यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करने के वाले हम लोग यहाँ पर जाके एक वैल्यू नाम का प्रॉप पास करेंगे जिसके अंदर हम इनिशियली खाली स्ट्रिंग रख देंगे। तो वैल्यू के अंदर मैंने अगर खाली स्ट्रिंग लिख दी तो मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऑल्दो कंसोल पर दिख रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कंसोल पर भी वो वर्ड दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने ऑन चेंज लगा रखा है, वो भी हटा दो। तो वैल्यू बेसिकली बताता है कि इनपुट की करंट वैल्यू क्या है। तो अगर मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं आएगा। अगर इसके अंदर मैंने लिख दिया, मान लेते हैं सार्थक, तो अब इसके अंदर सार्थक लिखा हुआ, सार्थक को चेंज नहीं कर सकते। सार्थक ही लिखा हुआ है, बदल नहीं सकते ना, उसके आगे कुछ लिख सकते। भगवान का समझ, मेरा कीबोर्ड देख लो तो ये देखो, मैं टाइप कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको सेट कर दिया। 1 मिनट है भगवान, कीबोर्ड गिर रहा है, माउस टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है। माइक तो पता ही है तुम लोगों को, फॉलो कर ही रहे हो पूरी वीडियो अच्छे से ना। किस्मत भाई किस्मत। तो यहाँ पर कुछ तरीके का दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस वैल्यू के अंदर पास कर दूं टाइटल, तो क्या होगा? ये जो टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ था और ये जो सेट टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ था, टाइटल की वैल्यू आपने यहाँ पर अगर पास कर दी है तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कुछ भी लिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि टाइटल की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पर देके रखी हुई थी। इस टाइटल की इनिशियल वैल्यू क्या होती है? ये। तो जब आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वैल्यू टाइटल की क्या है। और जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आप यहाँ पर जो भी चाहें वो लिखना शुरू कर सकते हैं। अब समझो एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहाँ पर जाके क्या कहा? मैंने यहाँ पर जाके टाइटल और उसकी मैप्ड वैल्यू ये दिखाई देती है हमको, तो यहाँ पर भी हमको टाइटल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर मैंने टाइटल के अंदर लिख दिया होता अमन, तो मुझे यहाँ पर अमन लिखा हुआ दिखाई देता, हार्ड कोडेड। चलो बढ़िया। तो यहाँ पर जाके आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो आपको दिखाई देता है। अब मुझे पता करना क्या है, जब भी मैं चेंजेस करूंगा यानी कि मैं कहूंगा ऑन चेंज, तो मुझे फंक्शन चलता हुआ दिखता था। और मैंने कंसोल पर एक चीज और देखी थी, और टारगेट डॉट वैल्यू। इसका मतलब क्या है? और ई यहां से निकाल लेना। इसका मतलब क्या है? जब भी आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे आपको उसकी करंट वैल्यू दिखाई देती है। जैसे कि मैंने सारा लिखा तो आपको एस ए आर टी एच के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आपने वैल्यू को हार्ड कोडेडली टाइटल लेकर रखा है। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट टाइटल। जब आप लिखते हैं सेट टाइटल तो इससे होगा क्या? सेट टाइटल बोल रहा हूँ बड़े भाई मैं, सेट टाइटल। तो इससे होगा क्या? अब आप जब भी यहाँ पर कुछ लिखेंगे आपको लिखा हुआ सेट टाइटल। तो जब आप लिखते हैं सेट टाइटल तो इससे होगा क्या? सेट टाइटल बोल रहा हूँ आपको एस ए आर टी एच के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आपने वैल्यू को हार्ड कोडेडली टाइटल देके रखा है। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि ठीक है मैं काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट टाइटल। तो जब आप लिखते हैं सेट टाइटल तो इससे होगा क्या? सेट टाइटल बोल रहा हूँ बड़े भाई मैं, सेट टाइटल। तो इससे होगा क्या? अब आप जब भी यहाँ पर कुछ लिखेंगे आपको लिखा हुआ सामने दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर हो क्या एग्जैक्टली? यहाँ पर हो ये रहा है कि आपने जब भी यहाँ पर चेंजेस करने की कोशिश करी तो टाइटल की वैल्यू चेंज हुई। टाइटल की वैल्यू चेंज हुई और टाइटल की वैल्यू मुझे यहाँ पर एज अ वैल्यू दिखाई दे रही है।
आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चेंज हुई, टाइटल की वैल्यू चेंज हुई और टाइटल की वैल्यू मुझे यहाँ पर एज़ अ वैल्यू दिखाई दे रही है। आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं समझाता हूँ, रुको। मान लो तुम्हारे सामने एक इनपुट है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। मान लेते हैं हमारे सामने ये इनपुट है, व्हाइट कलर का बना देता हूं मैं। अब इस इनपुट के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहे लिख सकते हैं। इस इनपुट के अंदर क्या क्या होता है? तो इस इनपुट के अंदर होता है सॉरी इस इनपुट के अंदर होता है, मान लेते हैं वैल्यू। क्या होता है वैल्यू? वैल्यू मतलब उसकी करंट की वैल्यू क्या है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इस इनपुट के अंदर होता है प्लेस होल्डर, तो मैंने पीछे लिख दिया। इस इनपुट के अंदर होता है हमारे पास इवेंट होता है ऑन चेंज। जब भी चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई देने लगता है। तो होता क्या है ना, जब भी मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना शुरू करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने SARTHA के लिखना शुरू करा, हो क्या रहा है, मैं उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूँ। हमें इन्वॉल्व करना है रिएक्ट को। किसको इन्वॉल्व करना है? रिएक्ट को इन्वॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे? उसको इन्वॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके एक कह सकते हो कि आपने एक यूज स्टेट बनाया, एक बनाया आपने, मान लेते हैं टाइटल, और आपने बनाया एक सेट टाइटल। अब जब आपने ये दोनों चीजें बनाई हैं, तो आप क्या करते हो, टाइटल की जो करंट वैल्यू है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर देते हो। तो जो भी टाइटल की वैल्यू है, टाइटल की वैल्यू क्या थी हमारे केस में? कुछ भी नहीं। तो टाइटल की वैल्यू मुझे अपने इनपुट में दिखाई देने लगेगी यहाँ पर। टाइटल जो बनाया था आपने, ठीक है, दो चीजें थी हमारे पास, टाइटल था और एक सेट टाइटल था। आपने टाइटल की वैल्यू को यहाँ पर जाके इंसर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, तो आपको टाइटल की वैल्यू यहाँ पर दिखती है। कहाँ पर इंसर्ट करा? वैल्यू के अंदर जाके। तो वैल्यू क्या है अभी? टाइटल की वैल्यू। अब जब भी आप यहाँ पर ऑन चेंज करते हैं, तो आप करते हैं सेट टाइटल। तो यानी कि आप जब चेंजेस करेंगे तो सेट टाइटल में चेंज होगा, जब सेट टाइटल में चेंज होगा तो टाइटल में चेंज दिखेगा, जब टाइटल में चेंज दिखेगा तो आपको इनपुट के अंदर चेंज दिखेगा। वही सेम चीज है। मेरे को ये कैमरा हिलाना है, लेकिन मैं खुद से नहीं करूंगा, मैं दीपक से बोलूंगा, दीपक आएगा, दीपक सेट वैल्यू क्या की वैल्यू मुझे अपने इनपुट में दिखाई देने लगेगी यहाँ पर, टाइटल जो बनाया था आपने, ठीक है। दो चीजें थी हमारे पास, टाइटल था और एक टाइटल था। आपने टाइटल की वैल्यू को यहाँ पर जाके इंसर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, तो आपको टाइटल की वैल्यू यहाँ पर दिखती है। कहां पर इंसर्ट करा? वैल्यू के अंदर जाके। तो वैल्यू क्या है अभी? टाइटल की वैल्यू। अब जब भी आप यहां पर ऑन चेंज करते हैं, तो आप करते हैं सेट टाइटल। तो यानी कि आप जब चेंजेस करेंगे तो सेट टाइटल में चेंज होगा, जब सेट टाइटल में चेंज होगा तो टाइटल में चेंज दिखेगा, जब टाइटल में चेंज दिखेगा तो आपको इनपुट के अंदर चेंज दिखेगा। वही सेम चीज है। मेरे को ये कैमरा हिलाना है, लेकिन मैं खुद से नहीं करूंगा, मैं दीपक से बोलूंगा, दीपक आएगा, दीपक कैमरा को हिलाएगा, दीपक जाएगा और मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? कैमरा हिल गया। समझ आ रहा है ना? मतलब आप खुद क्या नहीं कर सकते, आप खुद यहाँ पर जाके टाइप नहीं कर सकते जो भी आप लिखना चाहते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको डॉम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको रिएक्ट से बोलना है, ये रिएक्ट है, ये जो है रिएक्ट के बच्चे हैं बेचारे, तो आपको रिएक्ट से बोलना है। क्या हुआ इससे? आपने अब क्या कर दिया? अब कर दिया आपने टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग का मतलब यही होता है कि भैया, हाँ, मतलब आपने इनपुट के अंदर कुछ लिखना था, आपने इनपुट के अंदर कुछ लिखने के लिए पहले एक टाइटल नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पास करी, डायरेक्टली पास हो गई, तो इसके थ्रू पास होगी। मतलब ऑब्वियसली, मतलब डायरेक्ट कैसे डाल सकते हो, तो वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू दे देंगे। उसके बाद आपने कहा जब जब चेंजेस हो रहे हैं, यानी ऑन चेंज पर आपने निकाला कि यूजर क्या लिख रहा है, और जो यूजर लिख रहा है वो आपने सेट टाइटल के अंदर पटक दिया। अब जब सेट टाइटल के अंदर उसको पटक दिया आपने, तो वही सेम चीज सेट टाइटल के अंदर जो आई है, वही सेम चीज का आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। उसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पास करी है, डायरेक्टली पास तो होगी नहीं, तो इसके थ्रू पास होगी। मतलब ऑब्वियसली, मतलब डायरेक्ट कैसे डाल सकते हो, तो वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू दे देंगे। उसके बाद आपने कहा जब जब चेंजेस हो रहे हैं, ऑन चेंज पर आपने निकाला कि यूजर क्या लिख रहा है, और जो यूजर लिख रहा है वो आपने सेट टाइटल के अंदर पटक दिया। अब जब सेट टाइटल के अंदर उसको पटक दिया आपने, तो वही सेम चीज सेट टाइटल के अंदर जो आई है, वही सेम चीज का आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आया समझ में क्या हुआ यहाँ पे? और सेट टाइटल के अंदर जो भी लिखा था उसका आउटपुट आपको टाइटल के अंदर दिखाई देगा, टाइटल का आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको ऐसा लगेगा, यानी यूजर को ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? आपने यहाँ पर एस लिखा, ऑन चेंज चला, ऑन चेंज पे सेट टाइटल की वैल्यू चेंज हुई, सेट टाइटल की वैल्यू चेंज हुई, जो कि यहाँ पर दिख रही थी, तो सेट टाइटल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? और अगर आप फॉर्म सबमिट होने के बाद फॉर्म सबमिट के साथ में वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे उसको प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो अगर आप टाइटल प्रिंट करवा के देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा अगर सार्थक और मैंने यहाँ पर करा सबमिट, तो यहाँ पर मुझे फॉर्म सबमिटेड सार्थक दिखाई दे रहा है। फॉर्म सबमिटेड बाय लिख देता हूं, SARTHA सबमिट, फॉर्म सबमिटेड है। क्या हो गया भाई? फॉर्म सबमिटेड बाय सार्थक। अगर मैं यहाँ पर लिखता हर्ष, सबमिट, फॉर्म सबमिटेड बाय हर्ष। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर अमन, फॉर्म सबमिटेड बाय अमन। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा और कैसे हुआ, ये भी अच्छे से आइडिया लग गया होगा आपको, है ना? अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर एक और चीज जो है कि भाई जब भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने सार्थक लिखा और सार्थक लिख के पेज को कर दिया, इसको कर दिया सबमिट। अब ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा है, तो पेज तो रीलोड नहीं हो रहा है, लिख देता हूँ चेंज हुई, जो कि यहाँ पर दिख रही थी, तो सेट टाइटल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? और अगर आप फॉर्म सबमिट होने के बाद फॉर्म सबमिट के साथ में वैल्यू को
स्टोर करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो अगर आप टाइटल प्रिंट करवा के देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सार्थक और मैंने यहाँ पर करा सबमिट, तो यहाँ पर मुझे फॉर्म सबमिटेड सार्थक दिखाई दे रहा है। फॉर्म सबमिटेड बाय लिख देता हूँ, SARTHAK, सबमिट, फॉर्म सबमिटेड है, क्या हो गया भाई, फॉर्म सबमिटेड बाय सार्थक। अगर मैं यहाँ पर लिखता हर्ष, सबमिट, फॉर्म सबमिटेड बाय हर्ष। अगर मैं लिखता यहाँ पर अमन, फॉर्म सबमिटेड बाय अमन। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कैसे हुआ, ये भी अच्छे से आइडिया लग गया होगा आपको, है ना। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर एक और चीज जो है कि भाई जब भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं सार्थक लिखा, सार्थक लिख के पेज को कर दिया, इसको कर दिया सबमिट। अब ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया तो पेज तो रीलोड नहीं हो रहा, लेकिन हमारी एक आदत है, जब हम यहाँ पर इनपुट को सबमिट करते हैं तो हमें चाहिए कि भाई सब कुछ रिफ्रेश टाइप का हो जाए, जो कुछ लिखा हुआ था वो साफ हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया तो पेज तो रीलोड नहीं हो रहा। आप एक काम कर लो, टाइटल प्रिंट करो, सेट टाइटल की वैल्यू कर दो वापस से खाली। इससे क्या होगा, इससे सेट टाइटल की वैल्यू वापस से खाली हो चुकी है, और जब वैल्यू वापस से खाली हो गई तो फॉर्म सबमिटेड बाय सार्थक। अगर मैं यहाँ पर लिखता हर्ष, सबमिट, फॉर्म सबमिटेड बाय हर्ष। अगर मैं लिखता यहाँ पर अमन, फॉर्म सबमिटेड बाय अमन। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कैसे हुआ, ये भी अच्छे से आइडिया लग गया होगा आपको, है ना। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर एक और चीज जो है कि भाई जब भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं सार्थक लिखा, सार्थक लिख के पेज को कर दिया, इसको कर दिया सबमिट। अब ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया तो पेज तो रीलोड नहीं हो रहा, लेकिन हमारी एक आदत है, जब हम यहाँ पर इनपुट को सबमिट करते हैं तो हमें चाहिए कि भाई सब कुछ रिफ्रेश टाइप का हो जाए, जो कुछ लिखा हुआ था वो साफ हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, हम ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया तो पेज तो रीलोड नहीं हो रहा। तो आप एक काम कर लो, टाइटल प्रिंट करो, सेट टाइटल की वैल्यू कर दो वापस से खाली। इससे क्या होगा, इससे सेट टाइटल की वैल्यू वापस से खाली हो चुकी है, और जब वैल्यू वापस से खाली हो गई तो आपको यहाँ पर जाके यूज स्टेट के अंदर वापस से खाली वैल्यू दिखेगी, वही सेम वैल्यू आपको यहाँ पर वैल्यू के अंदर दिखाई देगी। जैसे आप सबमिट करोगे सेट टाइटल वापस से खाली हो जाएगा। ये बेसिक लॉजिक है भाई। फॉर्म सबमिटेड बाय सार्थक, फॉर्म सबमिटेड बाय हर्ष, फॉर्म सबमिटेड बाय अमन। हर बार वैल्यू खाली हो रही है, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। और अगर मैं देखूं तो यहाँ मैंने टू वे बाइंडिंग परफॉर्म कर दी है। तो टू वे बाइंडिंग में होता क्या है, बेसिकली आप डायरेक्टली कुछ भी करने की जगह रिएक्ट से बोलते हैं है भाई सब कुछ रिफ्रेश टाइप का हो जाए, जो कुछ लिखा हुआ था वो साफ हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाया तो पेज तो रीलोड नहीं हुआ। तो आप एक काम कर लो, टाइटल प्रिंट करो, सेट टाइटल की वैल्यू कर दो वापस से खाली। इससे क्या होगा, इससे सेट टाइटल की वैल्यू वापस से खाली हो चुकी है, और जब वैल्यू वापस से खाली हो गई तो आपको यहां पर जाके यूज स्टेट के अंदर वापस से खाली वैल्यू दिखेगी, वही सेम वैल्यू आपको यहां पर वैल्यू के अंदर दिखाई देगी। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे टाइटल वापस से खाली हो जाएगा। ये बेसिक से लॉजिक्स है भाई। फॉर्म सबमिटेड बाय सार्थक, फॉर्म सबमिटेड बाय हर्ष, फॉर्म सबमिटेड बाय अमन। हर बार वैल्यू खाली हो रही है, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है। और अगर मैं देखूं तो यहां मैंने टू वे बाइंडिंग परफॉर्म कर दी है। तो टू वे बाइंडिंग में होता क्या है, बेसिकली आप डायरेक्टली कुछ भी करने की जगह रिएक्ट से बोलते हैं करने के लिए, स्पेशली जब आप इनपुट्स को मैनेज करते हैं, इसको बोलते हैं टू वे बाइंडिंग। यानी कि आपने टाइटल की वैल्यू यहां रखी, यहां पर, ये समझ आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स डायग्राम जो मैंने बनाया था, ये होती है टू वे बाइंडिंग, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है। टू वे बाइंडिंग मतलब लोगों ने फालतू इसका हुआ बना के रखा हुआ है, बहुत ईजी चीज है। आप अगर चाहते हैं इनपुट के अंदर कोई भी चेंजेस करना, फॉर्म को सबमिट करना, फॉर्म के डेटा को यूज करना, तो आप यूज करते हैं टू वे बाइंडिंग का, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको मल्टीपल इनपुट्स के साथ कैसे मैनेज करते हैं और इससे कुछ बना के दिखा देते भैया तो अच्छा लगता। तो चलो अपन कोई बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, काफी बेसिक सा एक नोट्स एप्लीकेशन टाइप कुछ बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनाए वो। चलो लेट्स गो। तो चलो मिलके एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि है नोट्स ऐप। तो यहाँ पर अपने आप नोट्स ऐड कर सकेंगे। तो मैं जाता हूँ SRC के अंदर, ऐप डॉट JSX को उठा के खाली कर देते हैं, बेफालतू के ऐप डॉट CSS का कभी रोल होएगा ही नहीं, काम ही नहीं आएगा, तो उसको हटाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बेसिक सी CSS की बॉयलर प्लेट एंड
हो ही गई नहीं, काम ही नहीं आएगा, तो उसको हटाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बेसिक सी सीएसएस की बॉयलर प्लेट एंड मैं यहाँ पर जाके अपने app.jsx में लिखता हूँ RAFCE। तो पहले बेसिक फंक्शनैलिटी बनाते हैं, फिर यूआई को इंप्रूव करेंगे। ऑल्दो मुझे टेलविंड भी चाहिए यहाँ पर, तो मैं टेलविंड सीएसएस को भी मैं यहाँ पर जाके अपने app.jsx में लिखता हूँ RAFCE। तो पहले बेसिक फंक्शनैलिटी बनाते हैं। को हटाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बेसिक सी सीएसएस की बॉयलर प्लेट एंड मैं यहाँ पर जाके अपने app.jsx में लिखता हूँ RAFCE। तो पहले बेसिक फंक्शनैलिटी बनाते हैं, फिर यूआई को इंप्रूव करेंगे। ऑल्दो मुझे टेलविंड भी चाहिए यहाँ पर, तो मैं टेलविंड सीएसएस को भी सीधा जाके यूज कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा tailwindcss.com पर, गेट स्टार्टेड प्रोजेक्ट बना चुके हैं, इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, बाय द वे हम टेलविंड पढ़ चुके हैं, है ना? तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जाके आपको सिंपली जाना है अपने read.config.js के अंदर, यहाँ पर कर देना है पेस्ट अपने read.config.js के अंदर, यहाँ पर कर देना है पेस्ट एंड टेलविंड को यहाँ पर आपने कर लेना है अटैच कॉमा लगा के कुछ इस तरीके से। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इंपोर्ट टेलविंड सीएस here boiler after that you have to write import tailwind css here boiler
एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट import tailwind css here। बॉयलर प्लेट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर टेलविंड सीएसएस लग चुकी होगी, देख लेता हूँ जाके। सर्वर स्टार्ट नहीं करा तो सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। एंड टेलविंड सीएसएस हमारे सामने अब आ चुकी है। अब यहाँ जाके मैं बेसिक सा कोड लिखने वाला हूँ, परेशान मत होना प्लीज। देख के मेरे पास सबसे पहले तो होने वाला है फॉर्म, जिसके अंदर मैं जो भी लिखा हुआ था उसको हटाऊंगा। मैंने यहाँ पर जाके लिखा है एक इनपुट, जिसके अंदर लिखा है टेक्स्ट। मैंने यहाँ पर जाके लिखा प्लेस होल्डर, जिसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ एंटर टास्क। एंटर टास्क हेडिंग, इट इज बेसिकली अ टास्क, या फिर एंटर नोट्स हेडिंग करके ऐसा करके भी आप कुछ लिख सकते हैं, ये भी डिसेंट लगेगा। एंड इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक इनपुट में बेसिकली मैं इसको टेक्स्ट एरिया की तरह लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अपन टेक्स्ट वगैरह लिख पाएंगे इजीली। एंड यहाँ पर जाके मैं प्लेस होल्डर दूंगा एंटर डिटेल्स। ऑल दो यहाँ पर अपन वो बाकी के बड़े बड़े फीचर्स नहीं लगाने वाले, तो एंटर डिटेल्स एंड एंटर टास्क यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं फॉर्म को यहाँ पर जाके क्लास नेम दूंगा कि सबसे पहले तो भाई फ्लेक्स रहेगा, फ्लेक्स तो रहेगा, है ना। तो ये दोनों भाई एक लाइन में आ जाएंगे। आइटम्स मेरे सेंटर में रहेंगे, तो ये दोनों भाई एक लाइन में आ जाएंगे। आइटम्स मेरे सेंटर में रहेंगे। आइटम्स सेंटर, सजेशन क्यों नहीं आ रहा? आइटम्स मेरे सेंटर में आ चुके हैं। एंड मेरे को लगता है कि आइटम्स को ना, मेरे को पता नहीं यार सजेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं। फॉर्म के अंदर मैंने फ्लेक्स लिखा, बीजी, ये क्या हो रहा है यार? ये क्या आ रहा है? मतलब पता नहीं क्यों टेलविंड इज नॉट टेलविंडिंग, टेलविंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव टू चेक माय एक्सटेंशंस। अगर मैं जाके चेक करूं टेलविंड के एक्सटेंशंस में मेरे पास कौन सा इंस्टॉल कर लिया भाई मैंने, ऐसा गलत सा टेलविंड डॉक्स, ये मेरे को नहीं चाहिए। एंड और कोई सा तो नहीं कराना, नहीं। मैं एक बार अपने ऐप को रीलोड करना चाहूंगा, अगर ऐसा कुछ हुआ करे ना तो रीलोड कर लिया करो। कंट्रोल शिफ्ट पी, रीलोड डेवलपर विंडो, ऑलराइट। एंड अब वापस से मैं जाऊंगा काम करने, मेरा सर्वर बन के स्टार्ट है। चल बढ़िया, अब मैं यहाँ पर जाके लिख सकता हूँ। अब आया सजेशन यार, अब आ रहा है सजेशन, बढ़िया। आइटम्स सेंटर नहीं रखना चाहता हूँ मैं, आइटम्स ठीक है। जस्टिफाई मैंने दे दिया है बिटवीन। एंड इनपुट के अंदर आते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक कर लेते हैं। एंड इसको भी थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं। मतलब देखो यार, को भी थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं। मतलब देखो यार, कोड आगे जाके लिखने ही वाले हैं अपन, तो आईडी वाईडी का तो रोल है नहीं यहाँ पर कुछ भी अपने पास। ठीक है भैया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है भाई। तो मैं काम करता हूँ, इसको भी ना, ये जो सेकंड वाला इनपुट था ना, इसको भी मैं एज अ इनपुट की तरह ना लेके जाते हुए, इसको मतलब टेक्स्ट एरिया की तरह ना लेके जाते हुए, मैं इसको इनपुट की तरह लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ जाके इसको दे दूंगा क्लास नेम, और जो भी मैं क्लास नेम ऊपर वाले को देने वाला हूँ, ये यहाँ पे भी मैं सेम ही पास कर दूंगा। ठीक, की तरह ना लेके जाते हुए मैं इसको इनपुट की तरह लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ जाके इसको दे दूंगा क्लास नेम, और जो भी मैं क्लास नेम ऊपर वाले को देने वाला हूँ, ये यहाँ पे भी मैं सेम ही पास कर दूंगा। ठीक है, कर सकते हो टेक्स्ट क्लास नेम ऊपर वाले को देने वाला हूँ, ये यहाँ पे भी मैं सेम ही पास कर दूंगा। क्लास नेम, और जो भी मैं क्लास नेम ऊपर वाले को देने वाला हूँ, ये यहाँ पे भी मैं सेम ही पास कर दूंगा। ठीक है, कर सकते हो टेक्स्ट
एरिया बनाना चाहो टेक्स्ट एरिया भी बना सकते हो, कोई इसमें भी इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जाके फिर से मुझे इसको स्नूज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एंटर नोट्स हेडिंग। अच्छा ये क्यों नहीं दिख रहा, प्लेस होल्डर नहीं लिखा ना। एंटर राइट डिटेल्स। ऑल राइट, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मैं यहाँ जाके अपने ऑल राइट, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मैं यहाँ जाके अपने फॉर्म को हल्की सी दे दूंगा पैडिंग। तो मैंने दे दिया है P10 करके, थोड़ी सी पैडिंग आ गई है, कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। ऑल मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके रखा है, इस साइड में रखता हूँ ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ जाकर अपने इनपुट को क्लास देता हूँ। मैं सबसे पहले तो इसको दूंगा पैडिंग 5 की, और बॉर्डर दूंगा मैं 5 का, नहीं 2 का इनफ रहेगा मेरे हिसाब से। तो राउंडेड बॉर्डर में देना चाहता हूँ, कोई राउंडेड 2 एक्सेल, थोड़ा सा घूम जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ राउंडेड अकेला रखते हैं। एंड मैं यहाँ पर जाके ना पैडिंग ऐसे नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ PX5। एंड मैं यहाँ पर जाके ना पैडिंग ऐसे नहीं देता हूँ, मैं देता हूँ PX5 और PY2, कुछ ऐसा दिखाई देंगे। और जस्टिफाई बिटवीन देने की भी ऐसा अभी मुझे नहीं लगता कोई नीड है, ठीक है। यूआई अपन आगे जाके इंप्रूव करेंगे, मैंने तुमसे बोला था लेकिन मैं खुद ही भूल गया, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा अभी मुझे नहीं लगता कोई नीड है, ठीक है। यूआई अपन आगे जाके इंप्रूव करेंगे, मैंने तुमसे बोला था लेकिन मैं खुद ही भूल गया, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमने ऊपर बनाया था उसको क्लास नेम देते हैं हाइटफुल, फुल नहीं देते, स्क्रीन बराबर दे देते हैं, एंड बीजी वाइट, बीजी वाइट नहीं बीजी ब्लैक दे देते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा। ऑल राइट, और मैं यहाँ से ना अपना डार्क रीडर हटा रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। तो कुछ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपने टेक्स्ट को कलर नहीं दिया था, टेक्स्ट को व्हाइट कलर दे दीजिए तो अब ये दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा। एंड आफ्टर दैट आई हैव टू गिव दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज टू दिस एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा। एंड आफ्टर दैट आई हैव टू गिव दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज टू दिस एज वेल। बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है, ये दोनों कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मैं सेकंड वाले को थोड़ी सी हाइट दे दूंगा, मान लेते हैं 20 की, तो थोड़ा सा वो बड़ा दिखाई देने लगेगा। अब मैंने आपको आइटम्स तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ जाके मैं दे देता हूँ फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम। तो ये दोनों कुछ इस तरीके के कॉलम के फॉर्म
फ्लेक्स कॉलम, तो ये दोनों कुछ इस तरीके के कॉलम के फॉर्म में आ जाएंगे। देखता हूँ मैं, ये इस तरीके के कॉलम के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि फ्लेक्स कॉल इसको नहीं देना था, इसको देना था। और क्या आप दे देता हूँ मैं 4 या 5 का, तो कुछ ऐसे दिखाई देने लगेंगे। ऑलराइट, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। एंड वी हैव बटन हेयर, जिसके अंदर मैंने लिखा है ऐड नोट्स। तो मुझे यहाँ पर बटन दिख रही है, मैं यहाँ पर जाके इसको क्लास नेम दूंगा बीजी, मान लेते हैं वाइट, और टेक्स्ट में देने वाला हूँ इसका ब्लैक। पैडिंग में इसको सेम ऊपर जो दी थी px5 py2, और राउंडेड में इसको भी रखने वाला हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर आपके सामने ऐड नोट करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें अपन टाइटल डाल सकते हैं, जिसमें ये डाल सकते हैं, और मैं ऐड कर सकता हूँ। दैट्स इट, सिंपल सा कोड है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे। और तो अपने काम और कर सकते हैं। फ्लेक्स कॉलम दे दिया तो ऑटोमेटिकली पूरी ले रहे हैं, तो मैंने कहा आइटम्स स्टार्ट, तो स्टार्ट में ही रहेंगे, ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। और अपन चाहें तो इनको विड्थ अपने हाथों से दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर जाके कहा विड्थ 1/2, बढ़िया। मैंने यहाँ पर जाके कहा विड्थ 1/2 देंगे, और अपन चाहें तो इनको विड्थ अपने हाथों से दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर जाके कहा विड्थ 1/2, बढ़िया। यहाँ पर जाके कहा विड्थ 1/2, बढ़िया। सेम गोज विथ दिस वन, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। सेम गोज विथ दिस वन एंड सेम गोज विथ दिस वन, ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर जाके, बढ़िया, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर जाके सर्च करूँ नोट्स पीएनजी, तो मुझे कुछ अच्छे से पीएनजी दिखाई देने लगेंगे। इनमें से कोई भी एक पीएनजी इमेज उठा सकते हो और इजीली यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक पीएनजी इमेज उठा सकते हो और इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाली उठाना चाहता हूँ, राइट क्लिक। अब ये लव पिक की है, तो ये बैकग्राउंड मेरे को साथ में आ जाएंगे। ये वाली भी उठा सकते हैं, बाय द की है, तो ये बैकग्राउंड मेरे को साथ में आ जाएंगे। ये वाली भी उठा सकते हैं बाय द वे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में मेरे को वो जो कलर है ना वो मिल जाएगा, मुझे वो नहीं चाहिए। अच्छा, ये वाली ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस एंड इस फॉर्म के अंदर ये जो मेरे पास चीज़ें हैं, इस फॉर्म के अंदर मैं इन सारे इनपुट्स को एक डिव के अंदर पटकूंगा और यहाँ पर मैं एक इमेज लगाऊंगा। कुछ इस तरीके से, तो आपको इमेज दिखाई देने लगी होगी। मैंने यहाँ पर जाके क्या कहा, मैंने यहाँ पर जाके कहा इन सबको मैं उठाऊंगा, फॉर्म को छोड़ के इनपुट और
सेंटेंस को उठाऊंगा, कट करूंगा, एक डिव के अंदर पटकूंगा और अभी तो ये कुछ ऐसे दिखाई देने लगेंगी क्योंकि आपने फ्लेक्स कॉलम इसको देना है। ऊपर वाले को भी देना है लेकिन इस डिव को भी देना है। क्लास नेम फ्लेक्स आइटम स्टार्ट फ्लेक्स कॉलम और इसको कॉलम नहीं देना है। थोड़ा सा सी लिख ही लेते हैं, बाद में काम आएगा। एंड इस इमेज को क्लास नेम देके हाइट मैंने दे दी है 80, बाद में काम आएगा। एंड इस इमेज को क्लास नेम देके हाइट मैंने दे दी है क्लास नेम फ्लेक्स आइटम स्टार्ट फ्लेक्स कॉलम और इसको कॉलम नहीं देना है। थोड़ा सा CSS लिख ही लेते हैं, बाद में काम आएगा। एंड इस इमेज को क्लास नेम देके हाइट मैंने दे दी है 80 एंड इस इमेज को क्लास नेम देना है। थोड़ा सा CSS लिख ही लेते हैं, नेम फ्लेक्स आइटम स्टार्ट फ्लेक्स कॉलम और इसको कॉलम नहीं देना है। थोड़ा सा CSS लिख ही लेते हैं, बाद में काम आएगा। एंड इस इमेज को कॉलम नहीं देना है। थोड़ा सा CSS लिख ही लेते हैं, बाद में काम आएगा। एंड ऊपर वाले को भी देना है लेकिन इस डिव को भी देना है। Text अभी तो ये कुछ ऐसे दिखाई देने लगेंगे क्योंकि आपने फ्लेक्स कॉलम इसको देना है, ऊपर वाले को भी देना है लेकिन इस डिव को भी देना है। क्लास नेम फ्लेक्स आइटम स्टार्ट फ्लेक्स कॉलम और इसको कॉलम नहीं देना है। थोड़ा सा CSS लिख ही लेते हैं, बाद में काम आएगा। एंड इस इमेज और इसको कॉलम नहीं देना है। थोड़ा सा CSS लिख ही लेते हैं, बाद में काम आएगा। एंड इस इमेज को क्लास नेम देके हाइट मैंने दे